हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम ओम्स लॉ तक पहुंच गए थे। ठीक है, हम लोग ओम्स लॉ तक का काम कर लिया था। ठीक, और ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट था वो भी समझा था, और एक फार्मूला निकल के आया था V=IR ना। और यहाँ से हमने उस समय आपको बताया था कि जो V/I होता है, एक्सपेरिमेंटली जब ये देखा जाता है कि अलग अलग V के लिए अलग करेस्पॉन्डिंग I जब आता है तो उसका जो रेशियो आता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, और जिसको हमने कहा था कि हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम लोगों ने ये काम किया था, और उसमें मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि थ्योरेटिकली ये रेजिस्टेंस क्या चीज़ होता है। तो अभी उसी का नंबर है कि हम लोग ये समझे कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, एक मिनट थोड़ा सा डोर मेरा बंद है। तो हाँ सॉरी, अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं कि रेजिस्टेंस को थ्योरेटिकली हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है रेजिस्ट करना, रेजिस्ट या अपोज करना, अपोज करना। अब एक बात ये आती है कि सर आप कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हो और आपने बताया है कि कंडक्टर में जो करंट होता है वो ईजिली फ्लो हो जाता है, तो फिर यहाँ पे अपोज करना या रेजिस्ट करना जैसा वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब मैंने ये बताया था कि कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो हमने बताया था उसका रीज़न क्या होता है। उसका रीज़न बताया था कि जो उसमें प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो बेटा ध्यान देना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं हवा में से नहीं आते हैं, वो जो आपका मटेरियल होता है, ठीक, वो बहुत सारे एटम्स से मिलके बना होता है, और उसी एटम के एक्सटर्नल ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही अपने ऑर्बिट को छोड़ के मेटल के सरफेस में अवेलेबल हो जाते हैं, वही फ्री इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं। तो सपोज करो जैसे एल्युमिनियम था, नॉर्मली एल्युमिनियम का एक एटम था ना। तो इसमें से आप जानते हैं एक्सटर्नल ऑर्बिट में इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3+ बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक ऑर्बिट जाने से ऐसा थोड़ी ना हुआ कि वो एल्युमिनियम का एटम फिनिश हो गया ना। तो वो एल्युमिनियम का एटम अभी है, एल्युमिनियम का एटम वहाँ पे है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट के देने के बाद भी वो बाकी जितने भी उसके ऑर्बिट्स हैं या जो भी है वो वहाँ पे अवेलेबल है, वो कहीं गया नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप उसमें, मैंने समझाया था करंट फ्लो कराते समय, जब आप पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, वो एकदम फ्रीली नहीं मूव कर पाएंगे। उनको कहीं ना कहीं जो उसमें बहुत सारे एटम्स अवेलेबल होंगे ना, उनका कहीं ना कहीं हिंड्रेंस मिलने वाला है। कहीं ना कहीं वो जब मूव करेंगे तो उनका सामना उन एटम्स से होगा। ठीक, तो वही जो एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका वो जो कोलिजन होगा वही किसका काम करेगा, अपोजिशन का काम करेगा। और यही चीज़, यही जो प्रॉपर्टी है कि जो कंडक्टर है वो अपने अंदर से करंट के फ्लो करने को अपोज करता है, यही आपका कहा जाता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, क्यों करता है अब आपको समझ में आ गया है। तो अगर हमें डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, ठीक है, may be defined as the property of conductor by virtue of which it opposes the flow of current। ठीक है बेटा, तो एक डेफिनेशन अभी आप थ्योरेटिकली आपके पास हो गया। कोई आपसे पूछे कि रेजिस्टेंस क्या चीज़ होता है तो सिंपली आप बता सकते हैं कि सर जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है। हालांकि ये ऐसा नहीं कि कंडक्टर में ही होता है, रेजिस्टेंस इंसुलेटर का भी होता है, सेमीकंडक्टर का भी होता है। ठीक, वहाँ पे और ज़्यादा ही होता है, इंसुलेटर में तो बहुत ज़्यादा होता है।
तो कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस होता है, ये आपको समझना है। ऐसा नहीं है कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक। और क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस का थ्योरेटिकल लॉजिक आपको समझ में आया होगा। बाकी न्यूमेरिकली जो फार्मूला था R=V पाना, ये तो हो ही गया था। हाँ, ये जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये ज़रूरी है, इसका डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखते हैं अगला जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स हैं, देखते हैं किस पे डिपेंड करता है ना। तो पहला फैक्टर हम लोग लेंथ के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है जी, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ये किस तरीके से डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, सेम मेटल का 2 वायर ले रहा हूँ, एक कुछ इतना बड़ा ले लिया और एक कुछ इतना बड़ा ले लिया, ठीक। लेंथ मैंने कम ज़्यादा करी है, बाकी मोटाई या किस मेटल का वो है, सब कुछ एक ही जैसा है। तो अभी क्या है कि मैंने दोनों के क्रॉस सपोज करो 5-5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ठीक। तो अब ऐसी बात है करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो आप समझ सकते हो जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, अभी एक ऐसे इलेक्ट्रॉन में दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा वो पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वो जो एटम्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है तो वो प्रेजेंट है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बस यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करना है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन को कितना ट्रैवल करना है, इतना ट्रैवल करना है। तो आप अपना कॉमन सेंस लगाइए ना, इसको ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है उनको ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। अब इससे बात है इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा ना। जैसे आप बाइक से जा रहे हैं, ठीक, और किसी सड़क पे बहुत भीड़ है, जाम की स्थिति है, और वो जो जाम है वो कंटिन्यूसली काफ़ी दूर तक है। तो आप सोचिए ना, आपको अगर 1 किलोमीटर जाना होगा और एक जगह आपको 1 किलोमीटर जाना है, फिर आपको दूसरी बार 2 किलोमीटर जाना है उसी कंडीशन में, तो 1 किलोमीटर जाने में आपको कम तकलीफ होगी इरेस्पेक्ट टू 2 किलोमीटर जब जाना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर आपको जाने में कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है और 2 किलोमीटर जाने में ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रैक्टिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक। तो पहला हमको क्या मिला, पहला हमको ये पता चला कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। अच्छा, दूसरा चीज़ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अब ये क्या चीज़ होता है इसको देखते हैं और ये किस तरीके से इस पर डिपेंड करता है। एक बार मैंने बताया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। जैसे मान लो एक वायर है, तो ये जो चीज़ आपको दिख रहा है, सामने से जो एरिया दिख रहा है वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। जो मैं पीछे से देख रहा हूँ यही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब उसकी थिकनेस से होता है। चलो इसको देखते हैं। अब एक काम करते हैं, 2 वायर लेते हैं, ठीक। एक वायर इतना मोटा है और एक दूसरा वायर ले लेते हैं, वो वायर इतना मोटा है कुछ, ठीक है, ज़्यादा ही मोटा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, ठीक। थोड़ा इसको वायर का फील दे दे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये 2 वायर हैं आपके पास। अब आप बताइए, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अगर ये डिस्टेंस L है तो ये भी डिस्टेंस L है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको भी L डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको भी L डिस्टेंस ट्रेवल करना है। लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, ये आपको समझना है। इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, क्योंकि ये वाला जो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, ठीक। और या आप रियल लाइफ में ऐसे सोचो, जैसे आपको जाना है, ठीक है, आप एक 1 लेन सड़क पे से 4 व्हीलर बाइक लेके जा रहे हो,
ठीक, और बगल में 4 लेन है, वहाँ से आप जा रहे हो, नंबर ऑफ व्हीकल्स आर अवेलेबल 1 लेन पे भी 4 लेन पे भी, किस वाले में आप ज़्यादा चांस होगा कि आप आसानी से चले जाओ? जो 4 लेन होगा, ठीक, उसमें आप आसानी से जा पाओगे। ये कहानी बात समझ में आनी चाहिए। तो उसी तरीके से इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे। यहाँ पे जो एरिया क्योंकि ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करने में आसानी होगा, और क्योंकि डिस्टेंस उतना ही ट्रैवल करना है तो वो मैटर करेगा नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रही है, इसमें और इसमें आराम से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। आराम से फ्लो होने का मतलब क्या है? इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। दैट मीन्स अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो, इसको ए बोल देते हैं, इसको ए डैश बोल देते हैं ना, तो ए डैश इज़ ग्रेटर देन ए है, ठीक, ए डैश इज़ ग्रेटर देन ए है। तो अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। दैट मीन्स आर डैश जो होगा वो लेस देन किसका होगा बेटा? आर के। इसका रेजिस्टेंस आर डैश बोल देते हैं और इसका कुछ क्या बोल देते हैं? आर बोल देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका मतलब आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर के, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे करी। देखिए इसके बाद कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर, ठीक। तो ये जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इसको ज़रा समझना आप, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक। सपोज करो एक वायर था, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ ध्यान दीजिएगा वो आयंस भी तो प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिव आयन, ठीक है, जिसमें से आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए, ठीक। अभी क्या है कि नॉर्मली इसमें करंट फ्लो हो रहा था, मैं बैटरी नहीं लगा रहा हूँ, आप मान के चलिए कि करंट फ्लो हो रहा था, ठीक। जो भी रेजिस्टेंस उसको सामना करना पड़ रहा होगा। अभी तुमने क्या किया कि इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक। तो आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो ध्यान दीजिएगा जो ये आपके पॉजिटिव आयंस है इनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, और इनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा तो वो और तेज़ वाइब्रेट करने लगेंगे अपनी जगह पे, और इलेक्ट्रॉन्स का भी जो वाइब्रेशन है वो कुछ ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। और ऐसा होने की वजह से जो नंबर ऑफ़ कोलिजन्स है वो अंदर बढ़ जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ़ कोलिजन्स अंदर बढ़ जाएंगे तो बेटा रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो इसको बस लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस increases with the increase in temperature, ओके। तो ये चीज़ें इतना आप जानते रहिए, ओके। और फिर एक फार्मूला भी हम लोगों को मिलने वाला है, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक। तो अगर हम लोग पहले और दूसरे में देखिए मैथमेटिकल टर्म आपको मिल रहा है। अच्छा, ये टेम्परेचर वाला जो मामला है ये होता है, इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन इन दोनों के हिसाब से उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है, ये दोनों ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं आपके। तो अगर उन दोनों को हम लोग पहले दोनों को कंबाइंड करें तो क्या आ रहा है? प्रोपोर्शनल आर प्रोपोर्शनल एल अपान ए। फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए एक नया कांस्टेंट आने वाला है, और जिसको हम लोग बोलने वाले हैं बेटा रो, वैसे तो बोला ही जाता है ये, और इसे हम लोग रेजिस्टिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। तो एक नया टर्म आया जिसका आपको ध्यान देना है, वेयर रो इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो है ही, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं अभी? रेजिस्टिविटी बोलने वाले हैं, ठीक। तो इतना आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, क्योंकि इधर फिर मैं इरेज करूँगा ताकि आगे का काम हो सके, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे अगर आप ध्यान दीजिए, हमको क्या मिल चुका है? आर इक्वल टू रो एल अपान ए ना। अब एक काम करते हैं, इस रेजिस्टिविटी को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, इसमें और क्या क्या किया जा सकता है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो, रेजिस्टिविटी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, रेजिस्टिविटी, ठीक है। देख लेना स्पेलिंग शायद अगर कुछ गड़बड़ हो, ठीक है। रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी को हम लोग कैसे देखो डिफाइन कर सकते हैं। सपोज करो मैंने एल जो है ना वो 1 मीटर ले लिया, एंड एरिया जो था वो मैंने 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, ठीक।
अभी ये 1 मीटर में लिए हैं, ज़रूरी नहीं आप मीटर में लीजिए, तो ऐसा भी कर सकते हो कि इसको आप सेंटीमीटर में ले लो, तो इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लो। ठीक, तो यहाँ से r इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, r जो है आपका रो के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो क्या सीखने को क्या मिला आपको, आपको यहाँ पे दिमाग ये देना है कि जो रो है वो r के बराबर आ गया, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस ही है एक तरीके का, बस उसके साथ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस ऐडअप हो रही हैं, और इसी वजह से इस रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। दैट्स वाई दिस इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या हैं, जैसे तुमको किसी भी मटेरियल का अगर रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना है तो आप उसका यूनिट लेंथ ले लो, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी यूनिट में होना चाहिए। यूनिट होने का मतलब क्या है, 1 मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर ले रहे हो तो 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 mm लेंथ ले रहे हो तो 1 mm स्क्वायर। इस तरीके से अगर आप वायर को ले लीजिए, ठीक है, तो उस दौरान उसका जो रेजिस्टेंस होगा ना, वही उसकी क्या होती है बेटा, रेजिस्टिविटी होती है। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। तो हम लोग अगर इसको डिफाइन करना चाहें, इधर इरेज कर देते हैं। सो रेजिस्टिविटी ऑफ एनी material is defined as the resistance offered by the material having unit length and unit area of क्रॉस सेक्शन। ठीक है बेटा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन है। ठीक, डेफिनेशन आप ध्यान रख सकते हैं, और मैंने उसको न्यूमेरिकली कैसे होगा वो भी मैंने दिखाया। और कुछ चीज़ें और कर लेते हैं, जैसे इसका SI यूनिट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो अगर SI यूनिट निकालना है तो पहले इस फार्मूले को रो इक्वल टू लिख लो। तो रो इक्वल टू लिखोगे तो क्या आएगा, देखो ये A इधर चला जाएगा, तो RA/L नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो बताओ रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। ठीक, फिर ये आपका एरिया है, तो एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ है, लेंथ का मीटर होता है, तो 1 मीटर से मीटर गया, तो इसका आपका बेटा यूनिट क्या आ गया, ओम मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का SI यूनिट आपको ध्यान रखना है, ओम मीटर होता है। ओके, अच्छा, इसके बाद भी कुछ चीज़ें और ध्यान रखिएगा। जैसे जो रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी के बारे में एक बात जान लो कि रेजिस्टिविटी जो है किसी भी मटेरियल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का फिक्स होता है। ऐसा नहीं होता कि उसका लेंथ अलग ले लोगे, उसका आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग ले लोगे तो उसका रेजिस्टिविटी बदल जाएगा। ठीक है, तो मतलब वो इन सब उसके डायमेंशंस के हिसाब से नहीं चेंज होगा। हर एक मटेरियल का एक कुछ फिक्स रेजिस्टिविटी है, और वो कैसे आप निकाल सकते हो, सिंपल। उसका अगर आप निकालना चाहते हो तो उस सब्सटेंस का 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लो, देन उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, और आपको उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी पता चल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। ठीक, तो फिर रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करता है, अगर आपसे कोई पूछे तो ध्यान रखना है, रेजिस्टिविटी 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। कौन कौन? पहला इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है भाई। ठीक, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा। सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर पे किस हिसाब से डिपेंड करता है, ये सब चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अभी आपके लिए बस ये ध्यान दीजिएगा कि वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद इसमें न्यूमेरिकल्स कुछ करने हैं हम लोगों को, तो न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जो इससे आते हैं। और न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ
वो ध्यान दे लीजिए। तो ट्रिक्स का ध्यान दे लीजिए, बाकी वो लॉजिकली भी आप उसको दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बस ट्रिक्स से ही वो होगा। तो टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने वो पॉइंट्स बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो पहला ट्रिक या पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि इफ़ लेंथ ऑफ वायर बिकम्स n टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ कीपिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम। ठीक है, ध्यान देना, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहे, बस आप उस जैसे कोई तार है, बंडल में तार है, एक बार 5 मीटर ले रहे हो, ठीक है, उसके बाद उसका 2 टाइम्स ले रहे हो, 2 टाइम्स ले रहे हो, मतलब 10 मीटर ले रहे हो, तो लेंथ कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जो लेंथ के हिसाब से 2 टाइम्स कर रहे हो तो 10 मीटर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ कुछ नहीं करना है आपको। तो जो नया रेजिस्टेंस होता है वो आपका क्या हो जाता है? n टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे उसका पहले मान लो 15 ओम रहा होगा, तो अब उसका 2 × 15 मतलब 30 ओम हो जाएगा। ये बेसिकली वही है, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंड करता है। तो उसी का एक बस जान लीजिए कि आप लोगों ने मैथमेटिकल एक इलिस्ट्रेशन समझ लिया, बाकी वही चीज़ है। ठीक, अच्छा सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कर रहे हो? अभी आप उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको, जो पहले उसका ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था उसका n टाइम्स कर दे रहे हो। अब लेंथ के साथ आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब एक तार है, ठीक, पहले वो तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम था, फिर उसी सेम चीज़ का एक आप दूसरा तार ले रहे हो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कुछ टाइम्स है। ठीक है, जैसे 5 टाइम्स है, सपोज करो 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स है तो ऑब्वियस सी बात है, पहले कुछ भी एरिया रहा होगा तो 5 टाइम्स वो हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, ध्यान देना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी आप देखे भी थे, तो 1/n टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। जैसे पहले 25 ओम रहा होगा तो अब 1/5 × 25 मतलब अब 5 ओम हो जाएगा। ठीक, चलो ये दोनों तो आसान होते हैं, ध्यान ये देना है और इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, ये पॉइंट ध्यान रख लेना, बाकी इसको अगर चाहोगे तो इसको बाकायदा प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल में देखेंगे भी। इफ़ द वायर इज पुल्ड आर स्ट्रेच्ड, ठीक है, सच दैट इट्स लेंथ बिकम्स n टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, मतलब सेम वायर है, उसको खींच के ओरिजिनल लेंथ का n टाइम्स कर दे रहे हो, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ना उसका कितना हो जाएगा बेटा? 1/n टाइम्स। जैसे तार था, खींच के उसका लेंथ डबल कर दिए, तो अगर उसका लेंथ डबल कर दिए ना तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जानते हैं, हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। फिर इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये ध्यान देनी है इसमें, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा ना, रेजिस्टेंस वो क्या होगा? वो n² टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब नया रेजिस्टेंस पहले सपोज करो 5 रहा होगा, ठीक, तुम 2 टाइम्स स्ट्रेच कर रहे हो, तो 2 टाइम्स स्ट्रेच कर रहे हो तो 2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स 4 × 5 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मैं लास्ट पॉइंट को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कोई तार है, तुम उसको स्ट्रेच करके उसका लेंथ n टाइम्स कर दे रहे हो, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/n टाइम्स हो जाएगा, और उसका जो रेजिस्टेंस नया वाला बनेगा ना, वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस का कितना टाइम्स हो जाएगा? n² टाइम्स हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फटाक से आंसर बताने के काम में आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन पॉइंट्स का बहुत काम आने वाले हैं आपके। ओके, न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है बोर्ड पे। कहते हैं कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर इन टर्म्स ऑफ R। अच्छा, ज़रा ट्रिक से चलते हैं। कहता है कि कॉपर वायर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस R था, उसको आपने डबल उसके लेंथ का खींच दिया, तो डबल लेंथ का खींच दिया है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा। और जो मैंने लास्ट वाला पॉइंट बताया था, जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो डबल कर रहे हो ना, तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा। तो लो, ट्रिक से तो तुरंत आ गया। ठीक, लेकिन थोड़ा इसको और अच्छे से लॉजिकली देखते हैं कैसे करेंगे आप। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एक वायर है, ठीक, वायर, तो वायर ऐसे ही होता है आपका, सिलेंड्रिकल शेप होता है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा A, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है? सर्कल होता है, अगर आपको ध्यान हो, सिलेंडर का जो बेस होता है, तो πr²। ठीक, अब मैं अगर आपसे बात करूं
कि बेटा इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आप याद है आपको पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच ये वाला डायमेंशन होता है, यही डायमेंशन तो होता है। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग वायर की बात कर रहे हैं तो वहाँ हाइट यूज़ करने से बेहतर होगा कि हम लोग लेंथ का यूज़ करें। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग एल लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर एल। ये पाई आर स्क्वायर क्या है, बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही तो है। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बताया अभी आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी भी मटेरियल को एक शेप से दूसरे शेप में बदलते हो तो हो सकता है कि उसका एरिया बदल जाए। ठीक, बाकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बाकी डायमेंशंस चेंज हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलता है, वो होता है वॉल्यूम। क्या नहीं बदलता है, वॉल्यूम। उसी का यूज़ करना है हम लोगों को। ठीक है, तो उसका यूज़ करने का मतलब क्या है, जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, जो पहले रहा होगा, वो किसके बराबर होगा, न्यू वॉल्यूम के, जो आपने खींचने के बाद किया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले ओरिजिनल वाला केस का सब कुछ मान लेते हैं, ओरिजिनल केस। ठीक है, तो ओरिजिनल केस में क्या करते हैं ना, ओरिजिनल केस का जो लेंथ है, लेंथ को एल ले लेते हैं। ठीक, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसको कैपिटल ए ले लेते हैं। ठीक, और रेजिस्टेंस आपको दिया ही है तो रेजिस्टेंस भी मैं लिख लेता हूँ, रेजिस्टेंस क्या है उसका, कैपिटल आर। ठीक, इसे मैं इरेज कर देता हूँ बेटा इधर का, वो जो मुझे समझाना था वो आप समझ गए। और न्यू केस में, ठीक है, न्यू केस में जो लेंथ है वो जो भी है, मैं फ़िलहाल अभी उसको एल डैश मार रहा हूँ, और ये क्योंकि पता है तो लिख सकते हैं कि उसका डबल खींच रहे हो, मतलब ये एल डैश जो है वो 2l के बराबर है। ठीक, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, ठीक, वो फ़िलहाल अभी मैं ना मान के चल रहा हूँ और मैं उसको लिख रहा हूँ ए डैश। ठीक, और रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस जो है इसको मैं आर डैश बोल दे रहा हूँ। ठीक, हाँ वो सब अपनी जगह है, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ क्योंकि मैंने उसी वायर को खींच के बड़ा किया है, तो उसका जो पहले वाला वॉल्यूम होगा वो नए वाले वॉल्यूम के बराबर होगा। और अब आप जानते हो कि जो वॉल्यूम होगा वो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ के बराबर होता है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू एल, और ये वाला ए डैश इंटू एल डैश। ठीक है बेटा, तो इसको ए इंटू एल रहने दो, ए डैश रहने दो। हाँ, एल डैश की जगह पे 2l आप लिख सकते हो, तो एल से एल कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपको ए डैश इक्वल टू क्या मिल गया, a/2। ठीक है, ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या है, R इक्वल टू रो L/A। ठीक, अच्छा रजिस्टिविटी नहीं बदलेगा ना, मैंने बताया अभी लेक्चर में कि रजिस्टिविटी जो होता है सेम मटेरियल के लिए चेंज नहीं होता है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं न्यू रेजिस्टेंस की तरफ। तो अगर मैं न्यू रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं, ठीक, तो जो कि आर डैश है ये इक्वल टू क्या होगा, रो एल डैश अपॉन ए डैश। तो चलो भाई, रो एल डैश की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2l। ए डैश की जगह पे अभी देखो हम लोगों ने निकाला है a/2, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर बेटा, तो 2 2 जा 4, और ब्रैकेट में रो L/A बचेगा। ठीक, तो यहाँ से देखो आर डैश इक्वल टू क्या आ गया, 4। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ यहाँ से देखो आर ही तो है। तो हमने ये देखा कि लॉजिकली भी हम इसको दिखा पा रहे हैं कि जो नया रेजिस्टेंस आ रहा है वो 4 टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके का सवाल बोर्ड में आपको आएगा, तो आप वहाँ पे इस तरीके से ही करना। ठीक, बाकी बताने के लिए वो जो ट्रिक हमने बताई है आप उसका यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, कहता है अ 4 ohm रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, एक 4 ohm का रेजिस्टेंस का वायर था, आप उसको डबल्ड ऑन इट का क्या मतलब है जानते हैं? डबल्ड ऑन इट का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास ये एक वायर है, मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये था, ठीक, शायद पूरा दिख रहा होगा आपको। तो ये वायर था, इसको कह रहे हैं कि इसी पे डबल्ड कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे। ठीक, तो अब आप कॉमन सेंस लगाइए, ऐसा करने से क्या होगा, जो अगर उसका लेंथ L रहा होगा तो अभी उसका लेंथ क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप ध्यान से देखो बेटा, हालांकि डाटा केबल है तो आगे का इग्नोर करिएगा, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका होगा वही इसका होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, डबल हो गया।
ठीक है। तो ये डबल्ड करने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। तो देखिए तो ओरिजिनल, पहले ओरिजिनल के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो ओरिजिनल का जो लेंथ है मानते हैं L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसको मैं A मानता हूँ, ठीक। अच्छा, रेजिस्टेंस दिया है, फिर भी थोड़ी देर के लिए मैं उसको R मान लेता हूँ। अच्छा, वायर वही है तो रेजिस्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टिविटी वही रहेगा। फिर न्यू केस में क्या हो जाएगा, लेंथ जो है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप उसी पे फोल्ड करके डबल कर रहे हो, तो जो L डैश होगा वो L/2 होगा, ठीक। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा, जिसको मैं A डैश बोल देता हूँ, वो आप डबल कर रहे हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा। मतलब इधर A है तो इधर आपका कितना हो जाएगा बेटा, 2A, ठीक। रेजिस्टेंस मुझे पता नहीं है, मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस क्या है, फिलहाल R डैश है। तो ज़रा यहाँ से R इक्वल टू लिखते हैं, तो R इक्वल टू क्या आएगा, रो L/A। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब यहाँ से ज़रा R डैश के बारे में बात करते हैं, रो ही रहेगा, L डैश अपॉन A डैश रहेगा। फिर रो L डैश की जगह पे क्या लिखोगे, L/2 अपॉन A डैश की जगह पे क्या लिखेंगे, 2A, ठीक है बेटा। तो अगला स्टेप अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, रो, ध्यान दीजिएगा ये अपॉन में 1 लिख दो तो इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो रो L, ठीक, अपॉन 2 जो 4A हो जाएगा। तो यहाँ से आपका R डैश क्या हो जाएगा, अगर 1/4 कॉमन ले लो तो रो L/A हो जाएगा, और रो L/A इक्वल टू R है, जो कि दिया गया है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखिए तो 4 ओम। तो ये R डैश कितना आ गया बेटा, 1/4 × 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1 ओम, ठीक है। तो ये एक इस तरीके का सवाल हो गया ना। बाकी न्यूमेरिकल वैल्यूज से रिलेटेड भी क्वेश्चन होता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी रहेंगी। तो कहता है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ, लिखते जाओ फटाफट जो चीज़ें दी जाती हैं इस टाइप के सवाल में। तो लेंथ कितना दे रहा है, 1 मीटर, ठीक। रेजिस्टेंस कितना दे रहा है, 26 ओम। फिर कहता है इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर दे रहा है 0.3 mm, ठीक है बेटा, 0.3 mm। और उसके बाद एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये आपका मेटल का वायर है ना, तो मेटल का वायर जो होता है नॉर्मली आपका कैसा शेप होता है, सिलेंड्रिकल ही होता है। तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो πr² होगा। तो यहाँ से R निकाल लेते हैं, R कितना आएगा, 0.3/2। अच्छा, ये mm में है तो मीटर में लिखोगे तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इतना कर लीजिए। अब आपसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टिविटी, रो पूछ रहा है। तो सिंपल, आप जानते हो R इक्वल टू रो L/A। पहले फार्मूले को ना उस फॉर्म में लिख लिया करो जो तुमको चाहिए होता है। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L। R कितना है, 26। A कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, A मतलब वो आपका सर्कल का शेप का होगा, ठीक। तो पाई की जगह पे आप 3.14 रख सकते हैं या 22/7 रख सकते हैं, πr²। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0.3 × 0.3 × 10⁻³ का स्क्वायर -6 हो जाएगा। अच्छा, अपॉन, ये ध्यान दीजिएगा, अभी 2 में भूला नहीं हूँ, इसको अभी नीचे में लेके आऊँगा। तो 2 का अगर नीचे आएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। और लेंथ कितना दिया है बेटा, लेंथ आपका 1 दिया है, ठीक। उसके बाद बाकी कुछ और नहीं है, सॉल्विंग है, बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवाइडेशन है। तो मेरे पास आंसर है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप आराम से इसको मल्टीप्लाई करके लिखना। तो ये जो आपका आंसर मिलेगा यहाँ पे 1.84 × 10⁻⁻6, क्योंकि रेजिस्टिविटी है, आप रेजिस्टिविटी निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ठीक। तो ये टाइप का सवाल तो आसान होता है। अब इसमें आप गड़बड़ी क्या करेंगे, गड़बड़ी आप इसमें इस यूनिट के कन्वर्जन में कर सकते हैं अगर ध्यान ना दिए तो, ठीक। तो यूनिट सब सेम होनी चाहिए, और उसके बाद कैलकुलेशन ध्यान से कर लीजिए, बहुत आराम से आ जाता है, ठीक। लेकिन ये इस टाइप का सवाल आएगा, इसका चांस कम होता है। जो आपको पहले दोनों टाइप का कराया गया उसका ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आज की क्लास के लिए इतना ही।